Greetings, dear children. Today we are going to complete the lesson which we had read yesterday, If the Well Goes Dry. Till last, we had read about the global warming, the drastic change in the Earth atmosphere due to the Industrial Revolution and all. Now we'll continue further. Many scientists are worried that as the polar regions warm up faster than the tropics and the temperature differences between the two get smaller, these ocean currents, which are driven in large part by those differences, may slow down or seek a new equilibrium. If the circulatory pattern changes, the climate pattern will also change. Some regions will get more rain, others less. Some areas will get warmer, others colder. What here the writer wants to say, which we have been also observing for so many years, कि जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी. मैंने आपको पहले भी पिछले पार्ट में डिस्क्राइब किया था, इस बारे में बात की थी कि एक्सट्रीम वेदर होने लगा है हर जगह का. जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ बहुत ज़्यादा होती है. सर्दी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी, गर्मी पड़ती है तो वो भी बहुत ज़्यादा. एवरीथिंग इज़ इन एक्सट्रीम एंड दैट इज़ not going to do any benefit, any good to the earth, not even to us, because we are living on the earth. And in the very beginning I had told you about the similarity between the earth's atmosphere and our body. We are made up of earth, ऐसा कहा जाता है कि हम लोग मिट्टी के बने हुए हैं. ये चीज़ हमने जब बात की थी तो एक चीज़ और जो हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है, हम लोग ये सोचने लगते हैं कि अगर अर्थ और हमारी कॉम्बिनेशन सेम है, हम लोग एक ही जैसे हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम बीमार होते हैं, हमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है. अगर हम लोगों को पानी की कमी हो जाती है, इवन अगर सोडियम की भी कमी हो जाए, जिस भी चीज़ की कमी होती है वो चीज़ हम लोगों को किसी न किसी फॉर्म में दी जाती है. तो फिर हम ये कैसे भूल जाते हैं कि हमने इतने पेड़ काट दिए, इतनी प्रॉब्लम्स कर दी अर्थ के लिए, यहाँ रहने वाले न केवल ह्यूमन बीइंग्स के लिए बल्कि यहाँ पर जो एनिमल्स और दूसरे सारे जो और जो बहुत सारे जो लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे वो ओशन में हों, चाहे वो लैंड में हो, एयर में हो, जिस भी तरह से जो भी हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे, सब हमने सबकी लाइफ को अफेक्ट किया हुआ है. यहाँ पानी की कमी होने लगी है. पानी इतना जो नदियों में जो पानी है, रिवर्स में, वो इतना कंटेमिनेट हो चुका है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यू नो. नाउ इफ द फर्स्ट स्ट्रेटेजिक थ्रेट to the global water system is a redistribution of fresh water supplies, the second and perhaps most widely recognized is the rise of sea levels and the loss of low-lying coastal areas around the world. Since 1/3 of humankind lives within 60 kilometers of the coastline, the number of refugees likely to be created will be unprecedented. पहली जो स्ट्रेटेजिक थ्रेट, यानी पहली जो एक बहुत बड़ी जो थ्रेट है हमारे लिए, एक चुनौती जैसी बनी हुई है जो हम लोग पिछले कई सालों से फेस कर रहे हैं, इवन वहाँ भी जहाँ की पानी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, वो है स्कैसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी. और दूसरी सब प्रॉब्लम्स जो हैं हम लोग फेस कर ही रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इतने सालों से, लेकिन हम उसे शायद अवॉइड करते है ना. लॉस ऑफ लो लाइंग कोस्टल एरियाज. अच्छा, क्या होता है कि जब पानी जो है उसका, समुद्र का पानी जो है, सीज़ का जो वो लेवल राइज होता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि वो लेवल राइज हो रहा है, ऊपर की तरफ पानी उछाले मारता होगा. नहीं,
राइज होने का मतलब वो जो कोस्टल लाइन, कोस्टल एरियाज जो होते हैं, जो सी के किनारे जो बसे हुए जो लोग होते हैं, जो पूरी जो कोस्ट लाइन होती है, वहाँ पानी इस तरह से फैलने लगता है, लगातार फैलता जाता है ना। वो पानी जो किनारों की तरफ लगातार जो फैलता जाता है, वो किस वजह से? भाई अगर आज हम कुछ भी पानी वगैरह, कुछ भी दूध देख लो, पानी देख लो, सबसे पहले तो अगर हम उसे गैस पे गर्म होने के लिए रख देते, कोई तपेला वगैरह, अगर हमने उसको बहुत लो फ्लेम पे रखा हुआ है गैस पर, कोई भी चीज़ पानी गर्म होने के लिए अगर लो फ्लेम पे रखा हुआ है हमने, तो उसका धीरे 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 गर्म होता है वो। लेकिन जैसे ही हम उसका टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं, फ्लेम उसकी बढ़ा देते हैं, हाई पे कर देते हैं उसको, गैस को, तब क्या होता है? वो पानी बॉईल होने लगता है अच्छे से। अच्छा, बॉईल होने के बाद में उसमें काफ़ी स्टीम भी आने लगती है। फिर हम क्या करते हैं? हम उसको बंद कर देते हैं। सपोज़ करो हम उसको बंद कर देते हैं और उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं। अब वो गर्म पानी जब हम थोड़ी देर बाद, 5 से 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, जब भी हम वो प्लेट उठाते हैं, जब तक वो पानी इतना एकदम गर्म रहता है, तो वो तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि प्लेट के ऊपर पूरा बूंदें बन जाती हैं, है ना। वो भाप जो है वो ऊपर जाकर पहले इवोपरेट होकर जाती है, फिर वो कंडेंस होकर यानी कि पानी के फॉर्म में नीचे आती है। ये तो हम सब लोग जानते हैं। अब वो जो बूंदें जो हैं, जब तक कि पानी पूरा ठंडा नहीं होता, यहाँ तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि पानी गर्म हुआ, हमने गैस बंद कर दी और उसके ऊपर एक प्लेट रख दी। लेकिन इतनी बड़ी जो अर्थ है, जो इतनी अफेक्टेड होती जा रही है, अब आप सोचिए कि ज़रा से टेम्परेचर से अगर वो छोटा सा एक पतीला भी, एक थोड़ा सा पानी अगर इतनी बूंदें ला सकता है, इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है और कर सकता है, तो हम लोग आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने सारे, इतनी बड़ी अर्थ पर जब इतने ज़्यादा पैमाने पर, इतनी ज़्यादा उसमें ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, इतने बड़े लेवल पर, तब क्या होता होगा? तब अर्थ की क्या स्थिति होती है, उसकी क्या कंडीशन हो जाती है। हमने क्या कर दिया है? अच्छा, ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है ट्रीज़ का कटना। अभी हम आगे बढ़ते जाते हैं और हमें पूरा क्लियर होता जाएगा कि कितने अच्छे तरीके से, बिल्कुल एक सिंपल वे में, बहुत छोटी छोटी सी एग्जाम्पल्स के साथ में और बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल्स के साथ में ये लेसन में अल गोर ने इतने अच्छे से समझाया है। तो हमें ये लेसन सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इसको अपनी लाइफ में उतारना भी है। मैं जब भी ये लेसन क्लास में पढ़ाती हूँ तो बच्चों से यही कहती हूँ कि अब जो मैं लेसन तुम्हें पढ़ाने जा रही हूँ वो रियल में एक लेसन है, एक सबक है। ओके, ग्लोबल वार्मिंग रेजेस द सी लेवल इन सेवरल वेज। हायर एवरेज टेम्परेचर्स result in the melting of glaciers, in ice being discharged into the oceans from the ice caps of Antarctica and Greenland, and in the thermal expansion of the volume of the sea as its water warms. ये कई तरह से बढ़ती है ग्लोबल वार्मिंग। कैसे? जो हायर एवरेज टेम्परेचर्स अभी हम लोग देख रहे हैं, गर्मी के दिनों में जहाँ 40 तक भी टेम्परेचर नहीं जाता था, वहाँ 45 बहुत कॉमन हो गया है। इवन जो अंटार्कटिका में अभी बीच में काफ़ी पिक्चर्स भी आए थे उसके, तो ये तो कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से काफ़ी पूरे वर्ल्ड में जो लॉकडाउन रहा, तो शायद उसकी कहीं न कहीं उसका जो है सॉरी, उसका कहीं ना कहीं कुछ अच्छा इफेक्ट पूरे एटमॉस्फेयर पे, वर्ल्ड ओवर एनवायरनमेंट पे भी पड़ा है। नहीं तो जो अंटार्कटिका की जो आइस कैप्स हैं, जो आइस है, वो इतनी तेज़ी से पिघल रही है और वो पिघल कर कहाँ जाती है? वो ओशंस में गिरती है। इसमें बताया ना, फ्रॉम द आइस कैप्स ऑफ अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड, तो वो सी लेवल को राइज कर देती है। एक छोटी सी बात है, आज हम लोग चाय बनाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत जल्दी होती है, तो हम क्या करते हैं, सपोज़
जो सॉसर है, जो प्लेट होती है कप के नीचे जो रखी होती है सॉसर, उसमें हम लोग थोड़ा पानी रख देते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं। और वो कप में हम लोग छन्नी रखते हैं कि भाई जैसे हम लोग चाय रखेंगे, जल्दी जल्दी हमको चाय पी के जाना है, क्योंकि इसमें सॉसर में जो पानी है वो इस कप की चाय को ठंडा कर देगा। अब क्या होता है कि वो पानी तो बिल्कुल साफ़ है, सॉसर भी वैसे तो साफ़ ही है, लेकिन जैसे ही हम लोग चाय जो है छानने लगते हैं कप में, उसमें से थोड़ी चाय जो है वो छलक कर सॉसर में गिर जाती है। तो क्या होता है, सॉसर वाला जो पानी है वो चाय वाला पानी हो गया। अब वो पानी ना पीने लायक, ना उस सॉसर को धो के रखने लायक, वो चाय भी बेकार हुई जो उसमें छलक के गिर गई थी, और पानी भी। तो ऐसे ही क्या होता है, जब सी लेवल जब बढ़ता है ना बहुत ज़्यादा, तो वो अपने आसपास धीरे धीरे जब वो फैलता जाता है, तो कुछ एक्वीफर्स होते हैं। एक्वीफर होती हैं चट्टानें, कुछ होती हैं जो बहुत अंडरग्राउंड है ना, जो हम लोग को पानी कहाँ से मिलता है, ये इतना पानी रिफिल कैसे होता है, रिचार्ज कैसे होता है, क्योंकि अंडरग्राउंड जो है उसमें छोटे से या बड़ी बड़ी सी रॉक्स होती हैं, जो इस अंडरग्राउंड वाटर को जो हम लोग बोरिंग और इस सब से लेते रहते हैं, और जो वेल्स हैं, है ना, हम लोग जब भी कभी अगर कोई वेल खोदना चाहें, ये ट्यूब वेल्स वगैरह, इस हैंड पम्प्स वगैरह, ये सब, तो क्या होता है उसमें पानी रिफिल होता रहता है, तो हमें पानी आसानी से मिलता है, बहुत नीचे तक हमको खोदना नहीं पड़ता है। तो इसका क्या आगे क्या है, ये मैं आगे आपको पढ़ते हुए बताऊंगी ज़रूर। फिलहाल हम लोग बात करेंगे उन सिटीज़ की, इन सम कोस्टल सिटीज़ लाइक मियामी, द फ्रेश वाटर एक्वीफर ऑन विच इट रिलाइज। आगे एक्वीफर वर्ड, for its drinking water actually floats on salt water, so that rising seas would push the water table up, in some cases to the surface. As noted in a recent World Watch Institute study of rising sea levels, Bangkok, New Orleans, Taipei, and Venice are among the other major cities facing similar problems. Other large cities like Shanghai, Calcutta, Dhaka, Hanoi, and Karachi, which are located on low-lying river banks, जो low-lying है काफ़ी, will be among the first heavily populated areas to be flooded out. कई बार हमें वार्निंग तो मिल चुकी है नेचर से, हम सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और भी है, और वो ये है कि जो लो लाइंग एरियाज़ में कराची, कलकत्ता, ऐसी जो सिटीज़ हैं, ये कभी भी अचानक से एक ही झटके में फ्लडेड आउट हो जाएंगी, यानी इनमें बाढ़ जैसी आ जाएगी और ये समुद्र में डूब जाएंगी। वार्मिंग ओशंस आर ऑल्सो लाइकली टू कॉज द एवरेज हरिकेन टू बी मोर पावरफुल. Scientists say because the depth and warmth of the ocean's top layer is the single most important factor in determining the speed of hurricanes winds. अच्छा, ये वार्मिंग ओशंस जो हैं ये हरिकेन्स को भी, यानी ये जो बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स और तूफ़ान और स्टॉर्म्स और ये सब जो आने लगे ना समुद्रों में, जो क्या होता है धीरे धीरे बहुत बड़े तूफ़ान का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। आसपास रहने वाले कोस्टल सिटीज़, हरिकेन्स जो होते हैं, जिनको हम हर बार नए नाम इनको हरिकेन्स को भी मिलते रहते हैं, बड़े ग्लैमरस से नाम, तो ये हरिकेन्स बहुत ज़्यादा कॉमन होने लगे हैं। एक जगह हमने अभी बात की थी एक्वीफर्स की। अब इन एक्वीफर्स का क्या रोल होता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग हर तरह से पूरी तरह से अफेक्ट कर रही है हम लोगों को, फिर भी हम लोग सोच नहीं रहे हैं कि हमें और ट्रीज़ लगाने चाहिए, बजाय इसके हम काटते जा रहे हैं। हमें जहाँ ज़रूरत पड़ती है, हमें मकान बनाना है, कुछ भी काम है ऐसा, लकड़ी की ज़रूरत तो हमें पड़ती है, और हम लोग बिल्कुल जंगलों को बिल्कुल काट के उन जंगलों को बसा रहे हैं। लेकिन कैसे, हम उनको कंक्रीट का जंगल बना रहे, सीमेंट का जंगल बना रहे, इंस्टेड ऑफ कि हम पेड़ लगाएं। अब ये जो एक्वीफर्स होते हैं ना, ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ये राइज होते जा रहे हैं। ये वाटर टेबल का अप होना कोई अच्छी बात नहीं है। ये फिर पानी में, समुद्रों में डूब जाते हैं फ्रेश वाटर एक्वीफर्स, फिर ये हमें कहाँ से मिलेंगे।
अब अगर वो सारा ही पानी सॉल्टी हो जाएगा, जैसे उस चाय और पानी की तरह मैंने आपको बताया था, सारा ही पानी अगर सॉल्टी हो जाएगा तो हम लोग डोमेस्टिक यूज़ के लिए फ्रेश वाटर कहाँ से लाएंगे? ये तो एक बहुत सोचने वाली बात है ना। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, आगे और भी सुनिए। Another threat to the Earth's water system involves massive changes in land use patterns, especially widespread deforestation. The destruction of a forest can affect the hydrological cycle, the natural water distribution system. ये वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों का इतना ज़बरदस्त तरीके से, वाइड स्प्रेड तरीके से मतलब यानी कि इतनी ज़्यादा तादाद में कटना क्या करता है, पूरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर in the destruction of a forest can affect the hydrological cycle, the natural water distribution system in a given area just as surely as the disappearance of a large inland sea. More water is stored in the forest of the earth, especially the tropical rainforest, than in its lakes. अच्छा, जब बारिश आती है ना तो क्या होता है, पानी जो है वो ज़्यादातर फॉरेस्ट में, रेन वाटर फॉरेस्ट जो होते हैं ना, वो उसको पानी को स्टोर कर लेते हैं। ये पेड़ जो होते हैं ना, एक कैनोपी का यानी एक छाते के जैसा काम करते हैं। क्या होता है, जैसे आसमान से बारिश गिरी, अब कहीं खाली ज़मीन होती है, आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट भी करके देखा होगा, गर्मियों में या कभी वैसे ही हम लोग कभी गार्डन में पानी दे रहे होते हैं और वहाँ केवल अगर मिट्टी मिट्टी होती है काफ़ी सारी, पेड़ पौधे ना होने की वजह, the destruction of a forest can affect the hydrological cycle in a given area. अब ये जो फॉरेस्ट का कटना, इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट की प्रॉब्लम होना, हम लोग जहाँ कहीं पेड़ काटते जा रहे, घर बनाते जा रहे, कंक्रीट के जंगल, सीमेंट के जंगल बनाते जा रहे, तो हो क्या रहा है, हम लोग अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये पेड़ क्या करते हैं, ये एक कैनोपी का काम करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, ये एक छाते की तरह जो भी पानी ऊपर से गिरता है ना उसको संभाल लेते हैं। अब अगर हम कोई खाली ज़मीन पर पानी छोड़ते हैं सपोज़, तो क्या होता है, वहाँ मिट्टी कट जाती है और ऊपर की जो टॉप सॉइल जो है, जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है जिसको बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, वो लेयर बह बह के और नदियों में जाके गिरती है। ना केवल वो नदियों को चोक करती है, बल्कि वो जो टॉप लेयर, जो टॉप सॉइल जो बह गई है, जो हमारे काम की थी, जो रिच इन प्रोटीन्स एंड मिनरल्स होती है, वो भी हमारे काम नहीं है। तो अब क्या होता है, ये पेड़ क्या करते हैं, ये ना केवल कैनोपी का काम करते हैं, एक छाते की तरह काम करते हैं, बल्कि ये एक काम और भी करते हैं कि ये टर्पीन्स और दूसरी अदर जो गैसेस होती हैं उनको भी रिलीज़ करते हैं, और ये टर्पीन्स और दूसरी जो गैसेस हैं ये क्या करती हैं, ये रेन को अट्रैक्ट करती हैं। अभी देखिए, बारिश के दिनों में भी बारिश कई जगह नहीं आ रही है, कई जगह ड्रॉट की, अकाल की परिस्थिति बन जाती, वैसी बहुत बुरी हालत हो रही है, पानी की कमी हो रही है। उस सब के पीछे एक ही वजह है, और वो है पेड़ों का कटना। चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे पानी की कमी हो, चाहे गर्मी बढ़ गई हो, बहुत सर्दी बढ़ने लगी हो, सबके पीछे केवल एक ही रीज़न है, ट्रीज़ का कटना, डिफॉरेस्टेशन। सो वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। इंस्टेड हम लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि पेड़ों को और काट रहे हैं, लगा तो नहीं रहे हैं। इंडीड forests themselves produce rain clouds partly because of evapotranspiration. Transpiration is the plant equivalent of sweat. Add to it the evaporation from surfaces like broadleaves. Indeed, almost immediately after rain falls on a rainforest, a fine mist begins to float back into the sky. जैसे रेन फॉरेस्ट पर बारिश आती है ना, क्योंकि रेन फॉरेस्ट जो है वो पानी को, बारिश के पानी को संभालने में और बारिश को लाने में बहुत हेल्प करते हैं। मैंने अभी आपको प्रोसेस भी बताया। तब क्या होता है, एक बिल्कुल फाइन सी मिस्ट, एक जैसे वो धुंध जिसको बोलते हैं ना, वो एक पूरी एक छा जाती है, ठीक है। अ फाइन मिस्ट बिगिंस टू फ्लोट बैक इनटू द स्काई, आकाश में।
increasing both the humidity in the air and the odds of more rain just downwind. Forests may also attract rain by producing gases called terpenes and small amounts of a compound called dimethyl sulfide, which float into the atmosphere as a gas, undergo oxidation, and are transformed into an aerosol of sulfate particles, which then serve as a tiny grains around which droplets of rainwater form. The same way a pearl forms around a tiny grain of sand or shell in an oil. अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था दूसरे और कई कंपाउंड्स डाइमिथाइल सल्फाइड की तरह, ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर में फ्लोट होते रहते हैं, इसमें एक तरह से बहते रहते हैं एंड एज अ गैस अंडरगो ऑक्सीडेशन, गैस के फॉर्म में ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं and are transformed into an aerosol of sulfate particles which then serve as a tiny grains. ये छोटे छोटे ग्रेन्स की तरह काम करते हैं. जैसे पर्ल मोती जो होता है वो ऑयस्टर में होता है ना, वो क्या होता है मतलब धीरे 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 करके मोती बनता है. फिर जब वो मोती बन जाता है, जब हम उसको खोलते हैं तो उसमें बड़ा प्यारा सुंदर सा मोती होता है. तो ये भी एक 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 बूंद 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 करके बहुत अच्छे से जो रियल मोती यानी बारिश की जो बूंदें हैं उसका फॉर्म ले लेते हैं ना. Although we still have a great deal to learn about the symbiosis यानी कि balance between forests and rain clouds, we do know that when the forests are destroyed, the rains eventually taper off and bring less moisture. जैसे जैसे बारिश कम होती है, रेन्स टेपर ऑफ यानी धीरे 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 कम होती जाती हैं. जैसे अर्थवॉर्म की बॉडी होती है ना, धीरे 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 वो कम होती जाती है, उसी तरह से सारा कमाल ट्रीज़ का है. सारा कमाल जो ये बर्बादी में यानी पानी का न मिलना और सब ट्रीज़ का कटना. Ironically, the heavy rains continue to fall for a while where the forest used to be, washing away the topsoil, which I told you, that is no longer protected by the canopy of the trees or held in place by the root system. Nearby areas are sometimes flooded by the runoff, which the forests used to soak up, and nearby rivers are often silted with the topsoil, gradually becoming clogged. यानी वो टॉप सॉइल नदियों में गिर के नदियों को क्लॉग कर देती है, उनको जाम कर देती है. Thus the rivers get shallower, रिवर्स धीरे धीरे उनकी गहराई कम होती जा रही है और वो शैलो यानी कि उथली होती जा रही हैं. Their capacity to drain the flood waters is impaired and the flooding along the banks becomes even worse. अब उनकी कैपेसिटी एक और कम हो जाती है, वो ये कि वो फ्लड्स को रोक ही नहीं पाती है. उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है ना, उसमें इतनी जगह ही नहीं होती कि पानी और आ सके उसमें. तो फ्लड्स जो हैं वो और ज़्यादा टॉप सॉइल को लेते जाते हैं और हमारी हालत ख़राब होती. अच्छा, अगली चीज़ है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में. द नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक थ्रेट टू द ग्लोबल वाटर सिस्टम is a worldwide contamination of water resources with the chemical pollutants produced by industrial civilization. जो chemical pollutants industrial civilization की वजह से बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो जाके वो जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, पॉल्यूशन जो है वो सारा नदियों में गिरता है, नदियों को कंटामिनेट कर रहा है यानी कि उस पानी को ख़राब कर रहा है. पीने लायक और डोमेस्टिक यूज़ के लायक नहीं बच रहा है. Unlike the global atmosphere, which is a single giant reservoir of air that is constantly and thoroughly stirred into an homogeneous mixture, the global water system contains a number of large reservoirs and stores that are not always thoroughly mixed with all the other water on earth. Because molecules circulate freely throughout the global atmosphere, contaminants like CFCs, chlorofluorocarbon, which break down into chlorine atoms, can become ubiquitous यानी पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाना हर जगह. in the atmosphere everywhere on earth. That is not true with the global water supply. जितनी तेज़ी से ये सारे कंटामिनेंट, सारे जो जर्म्स जो सब फैलते हैं ना, CFCs वगैरह, इतनी तेज़ी से हम लोग ग्लोबल वाटर यानी पानी उतनी तेज़ी से उतने अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता है. उसमें रुकावटें भी तो बहुत डाल दी हैं हमने. It is in the third world, however, where the effects of water pollution are most
keenly and tragically felt in the form of high rates of death from cholera, typhoid, dysentery, and diarrhea from both viral and bacteriological source. थर्ड वर्ल्ड यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़, हमारे जैसी कंट्रीज़, इंडिया जैसी, वहाँ क्या हो रहा है, ये वाटर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है. और कॉलेरा, टाइफाइड, मलेरिया आज इस इतने मेडिकली एडवांस्ड, टेक्निकली एडवांस्ड, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ज़माने में भी हम लोगों को इफ़ेक्ट तो कर रहा है. मोर देन 1.7 बिलियन पीपल डू नॉट हैव एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर. यानी 1.7 बिलियन पीपल, ये उस समय की बात है, 90s में लिखा गया था ये ऐसे, यानी करीब 25-30 साल पहले की बात है, तब ये हालत थी. मोर देन 3 बिलियन पीपल डू नॉट हैव प्रॉपर सैनिटेशन and are thus at risk of having their water contaminated. In India, for example, 114 towns and cities, 114, 114, and towns and cities dump their human waste and other untreated sewage directly into the Ganges. अकेली 114, 114 cities और towns अकेले गंगा में ही अपना वेस्ट इतना डाल देते हैं. अब आप सोचिए कि इतनी सारी नदियों की और क्या हालत हमने कर दी हो, जिसे हम गंगा को हम पूजते हैं, जब हमने उसकी ऐसी हालत कर रखी है. द प्रेशर ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ स्पेशली इन द थर्ड वर्ल्ड रिप्रेजेंट्स द बिगेस्ट मेजर स्ट्रेटेजिक थ्रेट टू द ग्लोबल वाटर सिस्टम. In many parts of the world, groundwater is being extracted from aquifers at rates that far exceed the ability of nature to refill or recharge them. Yet, because these underground reservoirs are out of sight, they remain out of mind until they begin to dry up or until the ground above them begins to sink or subside. California's Sacramento River Delta, which supplies a canal system known as the California Aqueduct with half its water, कैलिफोर्निया सैक्रामेंटो बहुत बड़ा एक डेल्टा है, वो रिवर डेल्टा, जो बहुत बहुत बड़े पैमाने पर पानी की सप्लाई करता है. उसमें जो एक्वीफर्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पानी में डूबते जा रहे हैं. तो वो मिलेंगे कहाँ से, कहाँ से फ्रेश वाटर की सप्लाई होगी. इट इज सिंकिंग अबाउट 3 इंचेस ईच ईयर. 3 इंच तक डूब रहा है हर साल, छोटी बात नहीं है. Perhaps because it is getting less sediment. As a result, this area, which already had to be protected by a network of levees from being flooded by the ocean, is becoming much more vulnerable to the consequences of the kind of earthquake common in the adjacent earthquake zone. अब ये जो लेवीज यानी कि जो एम्बैंकमेंट्स होते हैं ना, रिवर्स के किनारे जो बैंक्स बने हुए होते हैं, वो बांध जो बने हुए होते हैं, वो भी अच्छा बहुत ज़्यादा बना के, कई जगह तो है भी नहीं, जहाँ बनाए भी गए हैं तो पानी को अगर हम ज़बरदस्ती रोकते हैं, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है. लेकिन सम पीपल, अच्छा इतना सब होने के बाद में फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, ये सब हमने कॉमन कर दिए हैं बहुत, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जहाँ डैम्स होते हैं ना, वहाँ अर्थक्वेक्स प्रोन एरिया हो जाते हैं वो, यानी वहाँ अर्थक्वेक्स जल्दी आते हैं, है ना, क्योंकि वो उसको इतनी ज़्यादा उस पर नदी को, पानी को और पूरे उसको लैंड को, काफ़ी सारे लैंड को हम लोग बांध देते हैं ना, तो नेचर हमसे बन तो नहीं सकती है. खैर, ये सब होने के बाद भी कुछ समझदारों का ये मानना है, सम पीपल होप दैट डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स, यानी कि जो ये सैलाइन वाटर होता है, समुद्री पानी जो होता है, खारा पानी जो होता है, हम बहुत जल्द इसको डीसैलिनाइज करने के प्लांट्स लगा लेंगे. लेकिन क्या इंडिया में ये पॉसिबल है? और उसमें कितनी एनर्जी और कितना सब कुछ सब लगने वाला है, ये हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहे हैं. और कुछ लोग और भी कुछ कहते हैं. पहले तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं. The desalination plants may someday become cheap enough to provide water to the poor countries that need it the most, but this technology, like the schemes
to lasso icebergs and pull them from the polar regions to the populous tropics is unlikely to solve the underlying problem because of the enormous energy and CO2 costs involved. We need instead to lasso our common sense. और कुछ लोगों का तो ये मानना है कि हम लोग जो आइसबर्ग्स होते हैं, आप लोगों को मालूम है ना, आइसबर्ग्स सी में जितने ज़्यादा, ये एक फ्रेश वाटर की चट्टानें होती हैं, ये बर्फ़ की चट्टानें होती है, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें, मतलब बर्फ़ की आइस की चट्टानें होती हैं ये अब ये फ्रेश वाटर ही है, लेकिन ये जितनी ऊपर दिखती हैं उससे कहीं कहीं ज़्यादा ये समुद्र में नीचे होती हैं। तो कुछ समझदारों का ये मानना है कि हम एक बार उनको खींच के और ले आएंगे, लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम डेवलपिंग कंट्रीज तो ओके, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ भी जो है ना, वो भी उस पर जो CO2 कॉस्ट, यानी उस पर जो फ्यूल, उस पर जो एनर्जी लगने वाली है, उस पर जो कॉस्ट लगने वाली है, वो हमारे बस की बात नहीं है। तो वाई डोंट वी नीड इंस्टेड टू लेसो आवर कॉमन सेंस। हम हमारे कॉमन सेंस को टो क्यों नहीं कर लेते, उसको क्यों नहीं लगाम लगाते और पेड़ क्यों नहीं लगाते। The rains bring us trees and flowers. The droughts bring gaping cracks in the world. The lakes and rivers sustain us. They flow through the veins of the earth and into our own, but we must take care to let them flow back out as pure as they came, not poison and waste them without thought for the future. भगवान ने, प्रकृति ने हमें नदियाँ बिल्कुल प्योर फॉर्म में दी हैं और ये हमारी वेन्स में, हमारी नसों में बहती हैं। तो जिस तरह से ये प्योर फॉर्म में आई हैं, अगर हमारी नसों में इतना सा भी ब्लॉक हो जाए तो हमारी क्या हालत होती है। तो हम इन नदियों को वैसे के वैसे प्योर फॉर्म में क्यों नहीं वापस बहने देते, क्योंकि अर्थ और हम एक जैसे हैं और ये नदियाँ हमारी वेन्स में, ये जो ब्लड के रूप में जो बह रही हैं, जो ये वेन्स हमारी जो चल रही हैं, ये नदियाँ हैं, ये हमारी पवित्र नदियाँ। तो हम इन्हें ऐसे पवित्र क्यों नहीं रहने देते, हम क्यों नहीं और पेड़ लगाते।